Hi, today we are going to do topic conformity and obedience from social psychology. So as we know कि social influence जो है वो simple suggestion से लेकर brain wash करने तक range कर सकता है कि आप यदि किसी को suggestion दे रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं उनको influence कर रहे हैं या जो लोग brain washing करते हैं वो भी totally socially influence कर रहे हैं दूसरे व्यक्ति को। हमारे डे टू डे बिहेवियर जो है वो कई बार ग्रुप प्रेशर्स के द्वारा गाइड होता है और उसी को कंफर्मिटी कहते हैं। जब हम अपने बिहेवियर को सोशल नॉर्म्स के साथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, कन्वर्ज कर रहे हैं, उसे कंफर्मिटी कहा जाता है। सिंपली इट मीन्स ब्रिंगिंग वंस ओन बिहेवियर इनटू एग्रीमेंट विद द सोशल नॉर्म्स और द बिहेवियर्स ऑफ अदर्स, राइट? कि हम अपने बिहेवियर को दूसरों के बिहेवियर के साथ या सोशल नॉर्म्स के साथ एग्रीमेंट में ला रहे हैं। Conformity refers to the convergence of a person's thinking, feeling and behavior towards a group norm. कि convergence हो रही है एक person की thinking, उसकी feeling और उसके behavior की towards the group norms. मतलब उसकी thinking और उसके जो behavior है वो group norms के द्वारा निर्धारित हो रहा है और वो वही बिहेवियर जो है वो शो कर रहा है जो ग्रुप के द्वारा किया जा रहा है, ग्रुप मेंबर्स के द्वारा किया जाता है। तो कंफर्मिटी को हम कह सकते हैं इट्स द टेंडेंसी टू चेंज वंस बिलीव्स एंड बिहेवियर्स सो दैट दे मे मैच द बिहेवियर्स ऑफ अदर्स। ये एक टेंडेंसी है कि जिसके द्वारा हम अपने बिलीव्स और अपने बिहेवियर्स को दूसरे मेंबर्स हमारे ग्रुप के उनके बिहेवियर के साथ मैच करते हैं। स्ट्रांगली ये सोशल इन्फ्लुएंस इसलिए काम करता है बिकॉज हम कोहेसिवनेस दिखाते हैं। कोहेसिवनेस होता है द एक्सटेंट टू विच वी आर अट्रैक्टेड टू अ पर्टिकुलर सोशल ग्रुप। बेसिकली कोहेसिवनेस का मतलब होता है कि आपकी अपने प्राइमरी अपने सेकेंडरी ग्रुप के साथ सोशल एक वी फीलिंग है, राइट? उसको कोहेसिवनेस कहा जाता है। तो अगर आपकी कोहेसिवनेस ज्यादा है अपने ग्रुप के साथ तो सोशल इन्फ्लुएंस आप पे ज्यादा होगा और वहां पर आप ज्यादा कंफर्मिटी शो करेंगे जितना ज्यादा कोहेसिवनेस है ग्रुप के साथ। ड्यूश एंड जेरार्ड ने ये दो टाइप्स ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस दिए हैं। एक है नॉर्मेटिव सोशल इन्फ्लुएंस, दूसरा है इंफॉर्मेशनल सोशल इन्फ्लुएंस। नॉर्मेटिव सोशल इन्फ्लुएंस का मतलब है कि ग्रुप के जो नॉर्म हैं वो हमारे बिहेवियर को अफेक्ट कर रहे हैं। जो एक्सपेक्टेशंस हैं ग्रुप मेंबर्स के द्वारा जो एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये बिहेवियर ग्रुप मेंबर्स शो करेंगे ही, उससे हमारा बिहेवियर इन्फ्लुएंस हो रहा है। और ये इसीलिए होता है बिकॉज हमारे अंदर एक चाह है कि हमें सब पसंद करें, राइट? सो वी हैव दैट डिजायर टू बी लाइक्ड, सो वी कंफर्म बिकॉज हमारा एक्सपीरियंस हमें ये बताता है कि जिन्होंने रिस्पेक्ट नहीं की है ग्रुप नॉर्म्स की उनको ग्रुप से बाहर कर दिया जाता है या पनिश किया जाता है। तो इसीलिए नॉर्मेटिव सोशल इन्फ्लुएंस जो है वो काम करता है। इंफॉर्मेशनल सोशल इन्फ्लुएंस ऑन द अदर हैंड मीन्स कि दूसरों की परसेप्शन, उनका एक्सपीरियंस और उनकी नॉलेज के कारण हम कंफर्म करते हैं बिकॉज हमें लगता है कि हमारे पास वो नॉलेज जो नहीं है, जो नॉलेज हम लैक कर रहे हैं, वो इंफॉर्मेशन ग्रुप मेंबर्स के पास मौजूद है। सो इंफॉर्मेशनल प्रेशर में हम कंफर्म जब करते हैं तो हम प्राइवेटली वो जो नॉर्म है उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, इंटरनलाइज कर रहे हैं। मतलब हम उस चीज को सच मानते हैं और हम विश्वास करते हैं उस चीज पे एंड द पर्सन बिलीव्स द ग्रुप इज करेक्ट। ठीक है, तो व्यक्ति का ये मानना है, उसको ये लगता है कि ग्रुप जो बोल रहा है या जो भी नॉर्म है वो सही है। एम्बिगुअस सिचुएशंस की अगर हम बात करें तो वहां पर ज्यादा इंफॉर्मेशनल प्रेशर देखा जाता है टू कंफर्म बिकॉज हमारे को क्लैरिटी नहीं है सिचुएशन में क्या करना है और ऐसे में जिन मेंबर्स के पास इंफॉर्मेशन है हमें लगता है कि वो सही है, इसीलिए हम कंफर्मिटी जो है वो शो करते हैं। दो तरीके की कंफर्मिटी होती है, एक प्राइवेट कंफर्मिटी है, एक पब्लिक कंफर्मिटी है। प्राइवेट कंफर्मिटी का मतलब है कि हम सोशल नॉर्म्स को प्राइवेटली अपने मन में हम उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं। जब इंडिविजुअल्स ट्रूली परसुएड हो जाते हैं कि ग्रुप राइट है और वो विलिंगली अपने जो अपने बिलीव्स है उनको चेंज करने के लिए राजी हो जाएं,
प्राइवेटली एक्सेप्ट करें ग्रुप के नॉर्म्स को, तो वो प्राइवेट कन्फर्मिटी कहलाती है। इसी को हम इंटरनलाइजेशन या प्राइवेट एक्सेप्टेंस भी बोलते हैं। इसको सबसे बेहतरीन तरीके से शेरिफ ने अपनी एक स्टडी में बताया है। शेरिफ एक सोशल साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने द ऑटोकाइनेटिक इफेक्ट नाम की एक स्टडी की थी, जिसमें उनका मकसद था ये बताना कि लोग कंफर्म क्यों करते हैं, ठीक है, ग्रुप नॉर्म्स क्यों अफेक्ट करते हैं लोगों को, पर्टिकुलरली अनक्लियर सिचुएशंस में, एम्बिगुअस सिचुएशंस में कैसे ग्रुप नॉर्म अफेक्ट करते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में 2 राउंड्स थे। राउंड 1 में एक डार्क रूम में हर एक इंडिविजुअल, हर एक पार्टिसिपेंट को ले जाया गया एक एक करके, और उनको ऐसे एक डार्क रूम में, ये स्क्रीन प्रोजेक्टेड थी, वहां उन्हें ये स्पॉट ऑफ लाइट कितना मूव कर रही है ये बताना था। तो पार्टिसिपेंट्स ने कहा कि ये मूव कर रही है, मतलब पहले एक पिक्चर दिखाई गई और उसके बाद थोड़ा आगे दूसरी पिक्चर, सो बताना है कि क्या ये लाइट मूव करी है, और अगर करी है तो कितना करी है। सो राउंड 1 में क्या किया गया, राउंड 1 में हर एक पार्टिसिपेंट को, जैसे मैंने कहा कि एक एक करके बुलाया गया, और जैसे पार्टिसिपेंट 1 ने कहा कि ये जो लाइट है ये 20 सेंटीमीटर लेफ्ट को मूव की है, और पार्टिसिपेंट 2 ने कहा ये तो 80 सेंटीमीटर लेफ्ट को मूव किया है। हर एक पार्टिसिपेंट जो है वो एक एक करके गया अंदर। सो जो उनके रिस्पॉन्सेस थे वो 20 से लेकर 80 सेंटीमीटर तक रेंज कर रहे थे, ठीक है। जबकि एक्चुअली में पार्टिसिपेंट्स ने जो है ये बोला कि ये मूव कर रही है, लेकिन वो जो स्पॉट ऑफ लाइट थी वो जो है स्टिल थी दोनों ही केसेस में, राइट, बट दे सेड कि नहीं ये मूव कर रही है। तो देखा गया कि पार्टिसिपेंट्स जब राउंड 2 हुआ, तब जब सारे पार्टिसिपेंट्स जो थे ऑलमोस्ट लाइक उनको 3-3 के ग्रुप में बुलाया गया, तो पार्टिसिपेंट 1 ने अगर कहा कि ये लेफ्ट को मूव करी है, और पार्टिसिपेंट 2 ने कहा कि नहीं, इसने तो, ये तो बिल्कुल वैसे ही है, ये मूव नहीं हुई बिल्कुल भी, तो पार्टिसिपेंट 3 जो था उसने बोला कि नहीं, हाँ ये मूव किया, थोड़ा सा मूव किया है इसने, ठीक है। तो शेरिफ ने ये देखा कि लाइक ओवर द ट्रायल्स उसने देखा कि जो मूवमेंट ऑफ लाइट थी, इसके इसकी जजमेंट में ग्रुप ने ये कहा कि ग्रुप जो है वो हमेशा कन्वर्ज करे एक एस्टिमेट, एक कॉमन एस्टिमेट की तरफ। द पर्सन whose estimate of movement was greatly different to the other two groups. सपोज अगर इसने 30 बोला था और इन दोनों, इसने बोला 70 और इसने 80 बोला था, ठीक है, फर्स्ट राउंड में, तो ये भी अपनी जजमेंट को इन दोनों के पास ले आया। इसने कहा कि हाँ 60 सेंटीमीटर मूव किए। तो ऐसा देखा गया उनके राउंड 2 में। तो यहाँ से हमें पता लगता है कि लोग जो है वो सोचते हैं कि हाँ, मतलब उनको लगता है कि हाँ जरूर ये मूव करी है, तो इसीलिए वो कंफर्मिटी शो करते हैं, ठीक है। एक ये एक्सपेरिमेंट था। दूसरा एक्सपेरिमेंट जो है पब्लिक कंफर्मिटी को दर्शाता है, जो कि सेकंड टाइप ऑफ कंफर्मिटी है। अब पब्लिक कंफर्मिटी मतलब जब आप ओवर्ट बिहेवियर में सोशल नॉर्म्स के साथ एक्सेप्टेंस और कंसिस्टेंसी शो करते हैं, बट आपने प्राइवेटली इस बिलीफ को एक्सेप्ट नहीं किया होता। सो पब्लिक कंफर्मिटी होती है जब इंडिविजुअल रियल और इमेजिन्ड प्रेशर के कारण कंसिस्टेंसी नॉर्म्स के साथ शो करता है, विच दे डू नॉट एक्सेप्ट एज अ ट्रू वन। अंदर से उनको पता है कि ये जो है वो सही नहीं है, बट दे प्रिटेंड टू गो अलॉन्ग विद द डिमांड्स ऑफ द ग्रुप नॉर्म्स, ठीक है। अब इसी को दर्शाने के लिए सोलोमन एश ने एक्सपेरिमेंट किया कंफर्मिटी के को बताने के लिए, और एक स्टैंडर्ड लाइन प्रेजेंट की और 3 कंपैरिजन लाइंस प्रेजेंट की। पार्टिसिपेंट्स को बताना था कि ये जो टारगेट लाइन है इनमें से कौन सी कंपैरिजन लाइन जो है वो इसके बराबर है। एश ने पार्टिसिपेंट्स को एक रूम में रखा जहां 7 और पार्टिसिपेंट्स भी थे जो कि एक्चुअली में कन्फेडरेट्स थे। कन्फेडरेट्स मतलब वो लोग जो हैं वो रियल पार्टिसिपेंट्स नहीं थे, उनको सिर्फ एक्सपेरिमेंटर के द्वारा रखा गया था एक्सपेरिमेंट में कि वो जो है गलत आंसर देने में मदद करें, ताकि हम देख सकें कि जो हमारा रियल पार्टिसिपेंट जो है, जो हमेशा लास्ट में बैठेगा, एट द एंड ऑफ द रो बैठेगा,
क्या वो कंफर्मिटी शो कर रहा है या नहीं। तो अगर कन्फेडरेट्स ने इस लाइन को सी के इक्वल बताया तो हमें देखना है कि हमारा जो एक्चुअल रियल पार्टिसिपेंट है जो लास्ट में बैठा है, क्या वो बोलेगा कि ये सी के बराबर है। अगर वो ये बोलेगा तो वो कंफर्मिटी शो कर रहा है, जबकि हमें पता है कि टारगेट लाइन बी के इक्वल है, राइट। तो हर एक पर्सन को पब्लिकली बताना था, हर एक कन्फेडरेट जो है, जो हमारे रियल पार्टिसिपेंट को नहीं पता कि वो कन्फेडरेट्स हैं, तो हर एक पर्सन को जो है वो पब्लिकली बताना था कौन सी जो है लाइन यहाँ पर जो है वो टारगेट लाइन के बराबर है, ठीक है। सो रियल पार्टिसिपेंट्स जो कि आखिर में बैठे था, बिफोर वो अपना रिस्पॉन्स दे, जितने भी उससे पहले कन्फेडरेट्स थे उनको अपना रिस्पॉन्स पब्लिकली बताना था। लगभग 18 ट्रायल्स लिए गए और इनमें से देखा गया 12 ट्रायल्स में कन्फेडरेट्स ने जब गलत जवाब दिया तो रियल पार्टिसिपेंट जो है वो उससे काफी डिस्टर्ब हुआ। और ये जो एक्सपेरिमेंट है उन्होंने 2 लोग, 3 लोग, 4, 10, 15 लोगों के साथ किया और उन्होंने देखा कि जितने ज्यादा लोग बताते हैं कि लाइक टारगेट लाइन सी के बराबर है, जितने ज्यादा कन्फेडरेट्स ये रिस्पॉन्स देते हैं उतनी ज्यादा कंफर्मिटी हमारा रियल पार्टिसिपेंट्स भी दिखाता है। लेकिन कन्फेडरेट्स में से एक भी अगर बोलेगा कि टारगेट लाइन बी के बराबर है तो फिर हमारा पार्टिसिपेंट्स ये बोल दे, पार्टिसिपेंट की टेंडेंसी ये बोलने की कि हाँ ये बी के बराबर है वो बढ़ जाती है। लेकिन जितने ज्यादा कन्फेडरेट्स, अगर 7 कन्फेडरेट्स थे और एक हमारा रियल पार्टिसिपेंट है और 7 कन्फेडरेट्स ने बोला कि सी के बराबर है, तो पार्टिसिपेंट की टेंडेंसी कि वो बी बोलेगा वो बहुत कम है और वो भी सी जवाब देगा। यही जो है कंफर्मिटी है, ठीक है। लेकिन ये पब्लिक कंफर्मिटी है, इसमें हमें पता है कि पार्टिसिपेंट जो है वो प्राइवेटली उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। जब ये एक्सपेरिमेंट हुआ उसके बाद इंटरव्यू किया गया और मेजॉरिटी ऑफ रियल पार्टिसिपेंट्स ने बताया कि हाँ उन्होंने सिर्फ पब्लिक के साथ कंप्लायंस दिखाई, जबकि प्राइवेटली उनको ये बात पता थी दैट दे आर गिविंग द रॉन्ग रिस्पॉन्स, ठीक है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट था ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिसर्च थी इन द एरिया ऑफ कंफर्मिटी, और ये बताता है कि कैसे लोग कंफर्मिटी जो है वो दिखाते हैं, राइट। बिकॉज वो कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं होना चाहते, ग्रुप नॉर्म्स के खिलाफ नहीं जाना चाहते, बिकॉज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि पनिशमेंट और रिडिक्यूल या फिर ऑस्ट्रसाइज ना कर दे ग्रुप उनको, इस चीज से वो डरते हैं, दैट्स वाई, ओके। और अगर सिचुएशन लेस एम्बिगुअस होती है तो वहां पर नॉर्मेटिव प्रेशर जो है वो हाई होता है और इसीलिए कंफर्मिटी लोग ज्यादा शो करते हैं। लेस एम्बिगुअस है मतलब, एम्बिगुअस का मतलब होता है क्लियर, राइट, अनक्लियर सॉरी। अगर लेस अनक्लियर है तो वहां नॉर्मेटिव प्रेशर के कारण लोग कंफर्मिटी दिखाते हैं। ये था ऑल अबाउट कंफर्मिटी। नाउ वी हैव ओबीडियंस। ओबीडियंस क्या होता है? ओबीडियंस को हम डिफाइन करते हैं एज एक्टिंग इन अकॉर्डिंग्स विद द डायरेक्ट ऑर्डर और अ कमांड। जब लोग या इंडिविजुअल्स डायरेक्ट ऑर्डर को फॉलो करते हैं या किसी कमांड को फॉलो करते हैं उसको ओबीडियंस कहा जाता है। इसको दर्शाया मिलग्राम ने अपने एक्सपेरिमेंट्स द्वारा। उन्होंने ये समझने की कोशिश की कि लोग कितना ज्यादा ओबीडियंस शो करते हैं अथॉरिटी की तरफ। सो उनके एक्सपेरिमेंट में 40 जो मेन लिए गए और उनको रिक्रूट किया गया था न्यूज़पेपर एड्स के द्वारा। उन्होंने एक शॉक जनरेटर बनाया जिसके द्वारा 30 वोल्ट से लेकर 450 वोल्ट तक शॉक दिया जा सकता है, और उसके शॉक जनरेटर में स्विचेस लगे हुए थे जिन पे लेबल भी दिया गया था, लाइट शॉक, मॉडरेट शॉक एंड देन डेंजर सीवियर शॉक का, राइट, जैसे यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है इसमें, ठीक है। Now participant acted as a teacher who had to deliver a shock to the student each time the student answered incorrectly. तो यहाँ इसमें क्या था कि participants
को जो हमने न्यूज़पेपर आज से रखे मिलग्राम ने, उन्होंने कहा कि ये पार्टिसिपेंट्स जो है वो टीचर की तरह एक्ट करेंगे और यदि जो दूसरी तरफ बैठा स्टूडेंट है या जो हमने जो भी एक कॉन्फेडरेट है इस सिचुएशन में बेसिकली, लेकिन हमारे पार्टिसिपेंट को रियल पार्टिसिपेंट जो कि टीचर का रोल एक्ट करेगा उसको नहीं पता ये, ठीक है। सो पार्टिसिपेंट्स को टीचर के रोल को एक्ट करना था और शॉक डिलीवर करना था स्टूडेंट को जब भी वो स्टूडेंट गलत जवाब दे, ठीक है। तो पार्टिसिपेंट्स को ये लग रहा था कि वो रियल शॉक दे रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया स्टूडेंट जो था वो एक कन्फेडरेट था, एक एक्टर था जो सिर्फ प्रिटेंड कर रहा था कि उसको शॉक लग रहा है। पार्टिसिपेंट्स को लेकिन सिर्फ जो आवाज स्टूडेंट की तरफ से आ रही है वो जरूर सुनाई गई और स्टूडेंट जो है वो प्लीड कर रहे थे कि उनको निकाल दिया जाए या उन्होंने बोला कि मुझे हार्ट अटैक आने वाला है, ठीक है, ऐसा मेरी हार्ट कंडीशन है। सो हुआ क्या एक्सपेरिमेंट में कि स्लाइटली शॉक की इंटेंसिटी जो है वो उनको बढ़ानी थी पार्टिसिपेंट्स को ताकि जितनी बार भी वो गलत जवाब दे रहे थे और अगर वो रुकता भी था पार्टिसिपेंट तो साथ में एक और एक्सपेरिमेंटर जो है वो मौजूद रहता था जो बोलता था कि प्लीज यू आर एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू। सो ऐसे जो है देखना मेनली काम यही था कि वो पार्टिसिपेंट कितनी हद तक दूसरे व्यक्ति को शॉक दे सकता है जबकि उसको आवाजें भी आ रही है उसकी कि मैं मर जाऊंगा यहाँ, मेरे को हार्ट कंडीशन है, प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो। सो 300 वोल्ट के लेवल तक स्टूडेंट ने बैंग किया उस रूम के दरवाजे पे और डिमांड की कि मुझे निकालो यहाँ से बाहर। और इस पॉइंट तक लर्नर जो है अब क्वाइट हो गया, मतलब वो जो कॉन्फेडरेट था हमारा एक्टर था जो वो अब चुप हो गया और 450 वोल्ट तक इस लेवल तक उसने अब कुछ आंसर ही नहीं दिया, साइलेंस हो गया, ठीक है। तो मेन यहाँ परीक्षा बेचारे हमारे पार्टिसिपेंट की ही है कि एक डिलेमा वो फेस करेगा कि कितना जो है ये शॉक जो है उसको डिलीवर करना चाहिए, ठीक है। अब वोल्टेज का लेवल जैसे मैंने आपको बताया 75 से लेकर 330 प्लस तक गया। सो सिर्फ जब 75 वोल्ट्स दिया गया तो कॉन्फेडरेट जो है वो ग्रंट की साउंड थी उसकी, राइट। 120 पे गया तो वो बोल रहा है कि वो नहीं कर सकता एक्सपेरिमेंट को, प्लीज उसको बाहर निकालो। और 150 पे ब्लड कर्डलिंग स्टार्ट हुई। 200 जब वोल्ट्स दिया गया तो वो स्क्रीम कर रहा है। 300 पे वो आंसर ही नहीं कर रहा और अपनी हार्ट कंडीशंस को बता रहा है, ठीक है। और 330 प्लस जब दिया गया तो एकदम चुप हो गया है हमारा कॉन्फेडरेट, राइट। सो देखा गया 65% ऑफ द पार्टिसिपेंट्स को मैक्सिमम शॉक भी डिलीवर किया गया और कई सारी सिचुएशनल फैक्टर्स यहाँ पर दर्शाते हैं कि ओबीडियंस लोग शो करते हैं। मतलब 65% ऑफ टाइम्स पार्टिसिपेंट्स ने ओबीडियंस दी और ये जो मैक्सिमम शॉक की रेंज थी ये भी उन्होंने डिलीवर कर दी। अब यहाँ पर ओबीडियंस क्यों है? बिकॉज ऑफ द फिजिकल प्रेजेंस ऑफ द अथॉरिटी फिगर। बिकॉज इस एक्सपेरिमेंट में जो पार्टिसिपेंट है उसके साथ एक और जो है एक्सपेरिमेंटर टीचर मौजूद है जो वो उसको बोल रहा है हर बार कि आपको कंटिन्यू करना है, ये एक्सपेरिमेंट की डिमांड है। एक तो ये है, ये इस रीजन की वजह से ओबीडियंस ज्यादा शो की गई। टीचर और लर्नर में एक स्टेटस डिफरेंस है, राइट, और वो रैंडमली डिटरमाइन किया गया है, राइट। सो शॉक्स ऐसा उनको बताया गया था कि पेनफुल है लेकिन डेंजरस नहीं है। और पार्टिसिपेंट्स को ये भी जो है एज्यूम किया गया दैट एक्सपेरिमेंटर एक एक्सपर्ट है। पार्टिसिपेंट्स ने ये समझा कि वो उस व्यक्ति को पता है जो हमें कमांड दे रहा है कि आपको कंटिन्यू करना है। तो ये उनको लगा कि ये बंदा एक्सपर्ट है, अथॉरिटी फिगर है, सो आई हैव टू कोऑपरेट विद व्हाटएवर ही से। ये स्टडी येल के द्वारा स्पॉन्सर की गई थी, इसलिए कई पार्टिसिपेंट्स ने सोचा कि ये सेफ है। तो यहाँ पर ओबीडियंस, जो कि हमें पता है कि इट्स नॉट सेफ टू गिव एनीबॉडी an electric shock like that is above 330
330. 330 is also very very high, like 300 is high. So यहाँ पर रीजंस क्या थे ओबीडियंस के, हम उस पर बात करेंगे अब. सो व्हाई डू पीपल शो ओबीडियंस? फर्स्ट फैक्टर कुड बी डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. जब भी कोई अथॉरिटी फिगर जो है वो आपको ऑर्डर्स देता है, आप फॉलो उसे इसलिए करते हो बिकॉज लोग ये जस्टिफिकेशन देते हैं दैट आई एम ओनली फॉलोइंग द ऑर्डर्स. मैं सिर्फ ऑर्डर्स को ओबे कर रहा हूँ, मैं यहाँ एक्शन लेने वाला नहीं हूँ, मैं यहाँ डिसाइड करने वाला नहीं हूँ, मैं बस यहाँ पर ऑर्डर फॉलो करने वाला हूँ. ये हो गया डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. आपने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद नहीं ली और आपने बोल दिया कि मैं तो कमांड्स को जस्ट फॉलो कर रहा हूँ. दैट वाज वन रीजन फॉर ओबीडियंस. दूसरा है परसीव्ड अथॉरिटी. एक रीजन ये भी है कि इंडिविजुअल को अथॉरिटी, जो लोग यूनिफॉर्म में आते हैं, स्पेशल यूनिफॉर्म्स में आते हैं, या जिनके पास बैजेस होते हैं या टाइटल्स होते हैं, उनको लगता है ये अथॉरिटी फिगर्स हैं. ठीक है. सो इंडिविजुअल्स इन अथॉरिटी वेयर स्पेशल यूनिफॉर्म बैजेस एंड हैव टाइटल्स. तो इसीलिए उनको लगता है कि हाँ, इनको ओबे करना जरूरी है. देन ग्रेजुअल एस्केलेशन ऑफ कमांड्स. यहाँ पर हमने देखा कि इंडिविजुअल इन अथॉरिटी जो है वो पहले ऑर्डर करता है थोड़ा, फिर वो अपने स्टेटमेंट्स को जो है वो और ज्यादा जो है एसर्टिवली बोलना शुरू कर देता है. पहले वो बोलेगा कि जैसे अगर किसी ने 200 का शॉक दिया तो उसको बोलेगा कि यू आर आस्क्ड टू कंटिन्यू द एक्सपेरिमेंट, राइट. लेकिन जब 300 का शॉक देने की बारी है और हमारा पार्टिसिपेंट झिझक रहा है शॉक देने में, तो वहां पर बैठा जो एक्सपेरिमेंटर है वो उसको बोलेगा दैट यू मस्ट फॉलो दिस एक्सपेरिमेंट. तो यहाँ पर वो थ्रेटन करने की कोशिश कर रहा है. ग्रेजुअली जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट आगे बढ़ रहा है, ग्रेजुअली कमांड भी बढ़ रही है, ग्रेजुअल एस्केलेशन हो रही है कमांड की. देन ऑल्सो रैपिड पेस ऑफ द सिचुएशन. जो एक्सपेरिमेंट है वो इतना जल्दी हो रहा है कि उनको सोचने का समय ही नहीं मिल रहा. Destructive obedience moves very quickly, giving very less time to think. So they have to do it because there is a very small amount of time that is given to them, and that's why they have to follow the orders. Now, एक और एक्सपेरिमेंट जो obedience किस हद तक हो सकता है वो बताता है. ये एक्सपेरिमेंट है स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट. ये जिम्बार्डो ने किया था स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में. बेसिकली इसमें इंडिविजुअल्स को रखा गया, एक मॉक प्रिजन उनके द्वारा बनाई गई थी इन द बेसमेंट ऑफ स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, और उन्होंने सैंपल लिया 24 अंडरग्रेड स्टूडेंट्स का who had to play the role of guards or maybe prisoners. कुछ लोग गार्ड्स बने थे, कुछ लोग प्रिजनर्स बने थे. रैंडमली उनको चूज किया गया था. जो प्रिजनर्स थे वो मॉक प्रिजन में उनको 24 घंटे रहना था, और गार्ड्स जो थे वो 3-3 लोगों की लाइक एक टीम बना रखी थी. 8-8 घंटे की शिफ्ट वो देते थे और फिर घर चले जाते थे, राइट. सो ये एक्सपेरिमेंट जो है लगभग चलना था वैसे काफी दिन, लॉन्गर ड्यूरेशन का प्लान था, बट स्टडी को 6 दिनों में ही बंद करना पड़ा बिकॉज इट वॉज फाउंड दैट गार्ड्स बिकेम एब्यूजिव. जो गार्ड्स थे वो एब्यूजिव बन गए एंड प्रिजनर्स भी सफर कर रहे थे बहुत ज्यादा एंजाइटी और स्ट्रेस से. इनफैक्ट 5 प्रिजनर्स को सीवियर स्ट्रेस और एंजाइटी हुई एंड दे लेफ्ट द स्टडी. Researchers have observed that the behavior of the prisoners and guard using hidden cameras and microphones. Researchers जो भी थे वो जो prisoners या guards क्या क्या कर रहे हैं उन्होंने इसको observe किया hidden cameras और microphones के थ्रू. ये एक्सपेरिमेंट हमें ये दर्शाता है कि अगर सिर्फ एक रोल असाइन कर दिया जाए, किसी एक इंडिविजुअल को पावरफुल रोल दिया जाए एक सिचुएशन में, सो उनके द्वारा क्या बिहेवियर शो होगा. गार्ड्स को एक अथॉरिटी पोजीशन में रखा गया और शायद वो नॉर्मल सिचुएशन में उतना बुरा व्यवहार ना करते एज एन इंडिविजुअल, बट जैसे ही उनको वो अथॉरिटी मिली एज अ गार्ड,
तो उन्होंने बहुत ही स्ट्रांगली बिहेव करना शुरू कर दिया और प्रिजनर्स जो थे उनके पास तो कोई कंट्रोल नहीं था, वो पैसिव बन गए, वो डिप्रेसिव बन गए। ये इमेज आप क्लियरली देख सकते हैं। एंड स्टैनफोर्ड प्रिजनर एक्सपेरिमेंट जो है ये प्रिजन एक्सपेरिमेंट काफी अनएथिकल माना जाता है बिकॉज इट फेल्ड टू मीट द स्टैंडर्ड दैट वर एस्टेब्लिश्ड बाय न्यूमरस एथिकल कोड्स। ठीक है, ये अनएथिकल एक्सपेरिमेंट था बिकॉज इसके द्वारा काफी लोगों जो पार्टिसिपेंट्स थे उनको काफी डैमेज हुआ। बट स्टिल दिस इज एन इम्पॉर्टेंट स्टडी बिकॉज ये हमें बताता है कि सिचुएशन, किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन को एक पर्टिकुलर सिचुएशन जो है वो कितना स्ट्रांगली ह्यूमन बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकती है। ओबीडियंस की ये स्टडी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हुई थी बिकॉज उस टाइम पे जो हिटलर के द्वारा जो एट्रोसिटीज की गई थी उसको स्टडी करने की कोशिश की गई थी। एंड देखा गया कि लोग जो थे उन्होंने ज्यूस पे इतना अत्याचार क्यों किया, सिर्फ ओबीडियंस के कारण। सो दैट्स व्हाई दी स्टडीज जो थे दी स्टडीज वर कंडक्टेड। In conclusion, we can say that we have studied two things, right? Conformity and obedience. Conformity में हमें पता है कि हम अपने beliefs या behaviors को modify कर देते हैं ताकि हम group के behavior के साथ अपने behavior को match करें। It could be normative, it could be informative और कई सारे factors भी होते हैं जो conformity को जो है conformity को influence करते हैं। Like अगर group कोहेसिवनेस ज़्यादा है तो वहाँ पर लोग कंफर्मिटी ज़्यादा दिखाएंगे, राइट? और अगर किसी व्यक्ति को रेजिस्टेंस शो करनी है कंफर्मिटी की तरफ तो इंडिविजुअलिटी उसकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, राइट? और ओबीडियंस में हमें पता है कि ओबीडियंस का मतलब है जब हम ऑर्डर और कमांड को फॉलो करते हैं। और मिलग्राम के एक्सपेरिमेंट एंड दिस स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट क्लियरली शोड कि किस एक्सटेंट तक लोग जा सकते हैं, ओबे करते हैं अथॉरिटीज के ऑर्डर को, मतलब विदाउट इवन थिंकिंग व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दैट, पीपल कैन ओबे some orders, even the most disgusting ones. So thank you. I hope this was a good explanation और आपको समझ आया होगा. Thank you very much.